वेरी गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, जो भी जब सुन रहा है उसके अकॉर्डिंग अ वेरी गुड डे टू यू, अ वेरी गुड डे। स्टार्टिंग विथ लॉ में हम लोग अब इकोनॉमिक लॉ के सारे जो चैप्टर्स हैं उसे लर्न करेंगे। लेट मी क्लियर यू वन थिंग, ये सिर्फ ऑडियो लेक्चर रिविज़न के लिए नहीं है, मैं आपको यहाँ लर्न करवा रही हूँ, तो दिस इज़ ऑडियो लर्निंग लेक्चर। अब ये जो चैप्टर अभी हम स्टार्ट करें दैट इज़ आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन। आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन का ये जो चैप्टर है दैट इज़ रियली वेरी सिंपल। अगर आप इसे याद करने की कोशिश करेंगे तो आई वुड से यू आर वेस्टिंग योर टाइम। इसे याद नहीं करना, इसे कंसेप्चुअली समझना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसके क्वेश्चंस कैसे आते हैं? इसके डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। इसमें आपको कैसे क्वेश्चंस आते हैं तो पहले हम फोकस कर लेते हैं द काइंड ऑफ क्वेश्चन दैट कुड बी आस्क्ड। इसमें पूछा जा सकता है क्या आर्बिट्रल डिस्प्यूट एडमिसिबल है। सपोज़ कोई डिस्प्यूट है, कुछ झगड़ा चल रहा है दो पार्टीज़ के बीच में, आपने कहाँ जाना है, किसी थर्ड पार्टी के पास जाना है। मैं इस बेसिस पे ये डायरेक्ट जा रही हूँ कि एटलीस्ट आपको आर्बिट्रेशन का थोड़ा बहुत मतलब पता है, तो मैं सिर्फ क्वेश्चन समझा रही हूँ। यहाँ पे क्वेश्चन ऐसा आएगा, क्या ये आर्बिट्रेशन का डिस्प्यूट एडमिसिबल है, आर्बिट्रल अवॉर्ड एडमिसिबल है, आर्बिट्रेशन का एग्रीमेंट वैलिड है। तो इनका जो फोकस एरिया रहता है केस स्टडी का वो यही रहता है, वैलिडिटी ऑफ आइदर आर्बिट्रल अवॉर्ड, आर्बिट्रल एग्रीमेंट या फिर आर्बिट्रल डिस्प्यूट क्या एडमिसिबल होगा या नहीं होगा। फिर इसमें एक चीज़ आगे हम पढ़ेंगे जो आएगी रेफरेंस कॉन्ट्रैक्ट, रेफरेंस क्लॉज के बारे में इन्होंने 2-3 बार क्वेश्चन पूछे हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम आर्बिट्रेशन का और साथ साथ में मैं क्वेश्चंस आपके डिस्कस करूंगी। दिस क्वेश्चन विल बी फ्रॉम MTP, RTP पास्ट एग्जाम पेपर्स जो हैं, तो मेरे साथ आपके इसमें क्वेश्चन भी डिस्कस हो जाने वाले हैं। वन मोर थिंग टू क्लियर, कई स्टूडेंट्स को मुझे मैसेज आते हैं कि मैम ये मिल नहीं रहा है टेलीग्राम चैनल पे, तो यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब टू द यूट्यूब चैनल दैट इज़ स्टडी मेड ईजी। उसकी लिंक नीचे दे देंगे हम लोग, तो यहाँ पे आपको यही सारे ऑडियो वहाँ पे मिल जाएंगे, सारे के सारे लॉ से रिलेटेड। 200 सीरीज़ हमने अभी ऑडिट की फॉर May 22 करी है, तो वो आपके लिए भी दिसंबर के लिए भी रेलिवेंट है। इसके अलावा आपको वहाँ पे इंटरनेशनल टेक्स DT के सारे ऑडियो मिल जाएंगे, IDT के ऑडियो मिल जाएंगे, तो दैट विल बी हेल्पिंग यू अ लॉट। स्टार्ट करते हैं विद द आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन। 1996 ईयर याद रखना बिल्कुल कंपलसरी है। हम जब आंसर लिखना स्टार्ट करेंगे तो आंसर लिखने में सबसे पहले होना चाहिए इशू क्या इन्वॉल्व है क्वेश्चन में, उसके बाद एक्सप्लेनेशन ऑफ द प्रोविजन। तो एक्सप्लेनेशन ऑफ लॉ क्या बोलता है, तो उसमें लिखा जाएगा कि दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस हैव बीन कवर्ड इन आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996। अब सबसे पहले आर्बिट्रेशन का मतलब क्या है? आर्बिट्रेशन का मतलब ये है कि आप कोर्ट नहीं जा रहे हो। आप कहाँ नहीं जा रहे हो? कोर्ट नहीं जा रहे हो, लिटिगेशन में नहीं जा रहे हो, यू आर नॉट गोइंग इनटू द लिटिगेशन, बल्कि आप सोच रहे हो विदाउट गोइंग इनटू लिटिगेशन आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट हो जाए। आउट ऑफ कोर्ट क्या हो जाए? हमारा सेटलमेंट हो जाए। तो यहाँ पे आप क्या करते हो? आर्बिट्रेशन में क्या है, सपोज़ मैं हूँ और आप है, हम दोनों में झगड़ा चल रहा है कि मैम आपने ढंग से नहीं पढ़ा है। मैंने कहा नहीं, मैंने सारी चीज़ें कोर्स पूरा कवर करवाया। अब जब आपने क्या किया था, मेरे साथ मुझे फ़ीस दी थी, तो हमने एक एग्रीमेंट किया था कि अगर हम दोनों में कोई डिस्प्यूट होता है तो हम कोर्ट नहीं जाएंगे, ये फलाना फलाना क्या है, ICI के पास सपोज़ करो, ICI के प्रेसिडेंट के पास हम जाएंगे और उनसे बोलेंगे हमारा झगड़ा सुलझा दो। क्या हम कोर्ट में गए? नहीं, हम यहाँ पे कोर्ट में नहीं गए, हम किसी थर्ड पर्सन के पास जा रहे हैं और दोनों का म्यूचुअल कंसेंट है। दोनों का क्या है? यहाँ पे म्यूचुअल कंसेंट है, और इस म्यूचुअल कंसेंट के बेसिस पे जब तक ये म्यूचुअल कंसेंट नहीं होगा, जिसको हम बोलते हैं कंसेंशियस एड इडम, जिसे क्या बोलते हैं? कंसेंशियस एड इडम। तो जब तक ये कंसेंशियस एड इडम नहीं होगा तब तक ये नहीं कहा जा सकता कि हम आर्बिट्रेटर के पास जा सकते हैं, आर्बिट्रेशन में जा सकते हैं। तो यहाँ पे पॉइंट नंबर 1 कि जब भी आपको क्या करना है, आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट करना है, आप जाएंगे आर्बिट्रेटर के पास। आर्बिट्रेटर दोनों पार्टी म्यूचुअली एग्री कर सकती हैं कि कौन हो सकता है, उसके अपॉइंटमेंट के भी तरीके हैं। तो दोनों पार्टी सबसे पहले इस पॉइंट पे एग्री करना चाहिए, दोनों पार्टी का इस पॉइंट पे एग्री करना कंपलसरी है कि हाँ वो आर्बिट्रेशन के जब भी कोई डिस्प्यूट होगा तो आर्बिट्रेटर के पास जाने के लिए रेडी हैं। यहाँ पे फ्रेज क्या है? कंसेंशियस एड इडम। क्या ये बात अगर आपको समझ में आई तो एक क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन क्या है?
क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि एक्स एक पार्टी है, एक्स को अपना एक नया कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, वाई उसका वेंडर है। तो उसने एक्स ने वाई को क्या कहा कि आप क्या करिए, मुझे सपोज करो एक्स क्या है, एक्स एक पार्टी है, वाई भी एक पार्टी है, उल्टा है यहाँ पे केस। ये जो क्वेश्चन है आपका एमटीपी आरटीपी का ही क्वेश्चन है। तो यहाँ पे क्या हुआ, एक्स जो है सामान किससे खरीदता है, खरीदना चाहता है, वाई से सामान खरीदना चाहता है अपने नए बिजनेस के लिए। वाई और एक्स की बात हुई कि ठीक है, मैं वाई ने बोला मैं आपको सारा की सारा जो भी आपको मटेरियल वगैरह चाहिए मैं प्रोवाइड करूँगा, लेकिन क्या हो रहा है कि लेकिन अगर आप क्या करेंगे, मानते हैं कि अगर हमारा कोई आगे डिस्प्यूट हुआ तो सपोज करो महाराष्ट्र अथॉरिटी के हिसाब से ही डिसाइड होगा, वो जो पर्सन अपॉइंट करके देंगे वो हमारे डिस्प्यूट को एड्रेस करेगा आर्बिट्रेशन के अकॉर्डिंग। अगर मेरी आप ये बात मानते हैं, अगर आप मेरी ये बात क्या करते हैं, मानते हैं, तो आप क्या कीजिएगा, आप मुझे ऑर्डर देना, अदरवाइज ऑर्डर मत देना। अब अगर ये सामने वाला बंदा ऑर्डर कर रहा है, इसका मतलब क्या है, ये सारी कंडीशन जानने के बाद भी अगर वो ऑर्डर कर रहा है, इसका मतलब उसका क्या है, क्लियर कंसेंसस एड इडम शो होता है। अब सबसे पहले यहाँ पे बोलते हैं, सबसे पहला पॉइंट हो गया कंसेंसस एड इडम चाहिए, दोनों की रजामंदी होना चाहिए। सेकंड, ये जो आप म्यूचुअल आप डिस्कशन कर रहे हो, म्यूचुअली एग्री कर रहे हो, ये इन राइटिंग होना चाहिए। ये क्या होना चाहिए, एक रिटर्न एग्रीमेंट होना चाहिए। ये कहीं लिखा नहीं है कि रिटर्न कैसा होना चाहिए, फॉर्मेट क्या होना चाहिए, ये कहीं नहीं लिखा है कि फॉर्मेट क्या होना चाहिए, बट ये रिटर्न होना चाहिए, ये कंपलसरी है। आई एम अगेन फोकसिंग ऑन द वर्ड कि ये कहीं नहीं लिखा है कि किस फॉर्मेट में आपको ये एग्रीमेंट करना है, किस फॉर्मेट में आपको एग्रीमेंट करना है, ये कहीं नहीं लिखा है, बट ये ज़रूर लिखा है कि रिटर्न में एग्रीमेंट करो। तो फिर से अब हमारा सबसे पहले कि ये तो समझ में आ गया कि दोनों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, दोनों का कंसेंट होना चाहिए, दूसरा ये रिटर्न होना चाहिए। तो हमारे केस में वाई ने क्या किया, एक्स और वाई की ये जो बातचीत चल रही थी, एक्स को अपना बिजनेस स्टार्ट करना है, वाई से सामान खरीदेगा, वाई ने बोला कि मैं बिल्कुल आपको पूरा क्या करूँगा, आपका सामान दिया करूँगा, लेकिन व्हाट ही इज़ सेइंग दैट हमारा जो भी इन केस आगे डिस्प्यूट होता है तो एक आर्बिट्रेटर क्या करेगा, उसे एड्रेस करेगा। इफ़ यू एक्सेप्ट दिस क्लॉज, अगर आप ये क्लॉज को एक्सेप्ट करते हैं तो मुझे ऑर्डर कीजिए, ऐसा उसने बोला है। अब ये जो सपोज करो इस केस में ये जो एक्स और वाई की बातचीत हो रही है, ये थ्रू ईमेल हो रही है। थ्रू ईमेल ये क्या कर रहे हैं, एक दूसरे से बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे इंस्टीट्यूट ने पूछा है कि वैलिडिटी क्या है। अब एग्जैक्टली यही क्वेश्चन है कि यहाँ पे मिक्सर ग्राइंडर वाला क्वेश्चन है कि सामने वाले को मिक्सर ग्राइंडर का बिजनेस स्टार्ट करना है, वो सामने वाला बोल रहा है मैं आपको सारे रॉ मटेरियल्स देने को रेडी हूँ, लेकिन ऐसे ऐसे ये डिस्प्यूट एड्रेस होगा, अगर आप मानते हैं तो मुझे ऑर्डर कीजिएगा। और ये सारी बातें ईमेल के थ्रू चल रही है। फोकस यहाँ पे क्या आना चाहिए, यहाँ पे फोकस आपका वो पूछना चाह रहे हैं वैलिडिटी ऑफ एग्रीमेंट, एग्रीमेंट की वैलिडिटी क्या है। तो एक बात बताओ कि ईमेल के थ्रू हो तो भी तो वैलिड है, क्योंकि रिटर्न हो रहा है। यहाँ पे मैंने फोकस क्या किया था वर्ड कि फॉर्मेट नहीं दिया है कि रिटर्न एग्रीमेंट किस फॉर्मेट में होना चाहिए। अगर 1 महीने भी उनका ईमेल के थ्रू ये सब बातचीत चल रही है तो भी वो एक वैलिड एग्रीमेंट है। तो ये क्वेश्चन 2 बार रिपीट हुआ है कि ईमेल के थ्रू भी अगर कम्युनिकेशन हुआ है तो दैट इज़ अ वैलिड कम्युनिकेशन। तो आर्बिट्रेशन में 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट हो गया, एक कंसेंसस एड इडम हो गया, दूसरा ये क्या होना चाहिए, रिटर्न एग्रीमेंट होना चाहिए। ठीक है, हम मैम डिस्प्यूट बोल रहे हैं, बार बार डिस्प्यूट बोल रहे हैं। सपोज करो मैम डिस्प्यूट सारे के सारे डिस्प्यूट एड्रेस करेगा क्या आर्बिट्रेटर, तो रुको, नहीं, सारे के सारे डिस्प्यूट आर्बिट्रेटर एड्रेस नहीं करता है। आर्बिट्रेटर सारे डिस्प्यूट्स एड्रेस नहीं करता है। कुछ डिस्प्यूट्स ऐसे हैं जिसे स्पेसिफिकली, कुछ डिस्प्यूट्स ऐसे हैं जिन्हें स्पेसिफिकली क्या करके रखा है, आउट ऑफ द स्कोप ऑफ आर्बिट्रेटर बता के रखा है। कुछ डिस्प्यूट्स ऐसे हैं जिन्हें स्पेसिफिकली क्या किया है, आउट ऑफ द स्कोप ऑफ आर्बिट्रेटर बता के रखा है। जैसे कि इसमें क्या आएगा, सबसे पहले यहाँ पे आप कोई क्रिमिनल ऑफेंस कर रहे हैं, क्रिमिनल नेचर का कोई ऑफेंस कर रहे हैं, या फिर कोई इल्लीगल काम कर रहे हैं, तो इल्लीगल चीज़ों को एड्रेस आर्बिट्रेटर नहीं करेगा। सपोज़ मैंने आपको सुपारी दी कि इसका मर्डर कर देने का, ठीक है, 5 लाख दूंगी, लेकिन तरीका मैं बताऊंगी। आपने मर्डर तो किया लेकिन उस तरीके से नहीं किया। मैंने, अब आप बोल रहे हो कि पूरे 5 लाख दो, मैंने कहा नहीं मिलेंगे, 1 लाख से ज़्यादा नहीं दूंगी, मेरा तरीका यूज़ नहीं हुआ। ये इल्लीगल चीज़ बाय फेस ही क्या है, इल्लीगल है। तो इल्लीगल चीज़ों के लिए आर्बिट्रेशन नहीं होता है। तो ये एक लीगल चीज़ से जनरेट होने वाली डिस्प्यूट होनी चाहिए।
और डिस्प्यूट कहीं पे भी क्या नहीं होना चाहिए, ये नहीं कहा होना चाहिए कि इस तरह का डिस्प्यूट क्या नहीं होगा, आर्बिट्रेटर एड्रेस नहीं करेगा। तो क्या सारे के सारे डिस्प्यूट एडमिसिबल होते? नहीं, सारे डिस्प्यूट एडमिसिबल नहीं होते। जिन्हें स्पेसिफिकली हटा के रखा है वो डिस्प्यूट्स एडमिसिबल नहीं होंगे, जैसे क्रिमिनल नेचर। क्वेश्चन इस बेसिस पे भी आ सकता है कि ये जो डिस्प्यूट्स हम एड्रेस करने जा रहे हैं, हम लड़ने जा रहे हैं, आर्बिट्रेटर को बोल रहे हैं भाई सुलझा दे, क्या ये एडमिसिबल है? तो इस पे भी अब क्वेश्चन सुन लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, फिर से एक्स एंड वाई को ही ले लेते हैं। एक्स एंड वाई का बड़ा अच्छा डीलिंग चलता था, एक दूसरे से आपस में अच्छी डीलिंग करते थे। एक्स जब भी क्या करता था, कोई ऑर्डर देता था, वाई टाइम पे ऑर्डर प्लेस कर देता था। एक्स ने जब भी टाइम पे ऑर्डर किया है, जब भी ऑर्डर किया है, वाई ने टाइम पे उस ऑर्डर को डिस्पैच किया है। चलते चलते ऐसा ही हुआ, इस बार भी एक्स ने एक ऑर्डर दिया वाई को, और वाई को स्पेसिफिकली ये बोला था कि ये मेरे लिए बहुत क्रूशियल ऑर्डर है, आपको मुझे ये टाइम पे देना ही होगा। अगर आपने मुझे इसे टाइम पे नहीं दिया तो मैं आपको क्या कर सकता हूँ, मैं आपसे पेनल्टी चार्ज करूँगा, क्योंकि दिस इज़ अ वेरी क्रूशियल ऑर्डर फॉर मी। वाई ने ये बात सुनी। अब वाई ने क्या किया, इस बार टाइम पे ऑर्डर नहीं दिया। इस बार क्या हुआ, वाई ने टाइम पे ऑर्डर डिस्पैच नहीं किया। अब जब वाई ने टाइम पे ये ऑर्डर डिस्पैच नहीं किया तो अब वाई क्या बोल रहा है, इसलिए मैं ऑर्डर डिस्पैच नहीं कर पाया क्योंकि फॉल्सीफाई कर रहा है, फॉल्स क्लेम कर रहा है कि मेरे यहाँ, ये क्या बोल रहा है कि मेरे यहाँ क्या हो गया था, थेफ्ट हो गया था, या फिर मेरी फैक्ट्री में क्या हो गया था, फायर हो गया था। ये फॉल्स क्लेम है उसका। अब बताओ, ये फॉल्स क्लेम कर रहा है तो क्या ये डिस्प्यूट एडमिसिबल हो पाएगा? अब जा रहा है वाई भी किसके पास, आर्बिट्रेटर के पास, देखो भाई मेरे यहाँ थेफ्ट हो गया था, मेरे यहाँ क्या हो गया, फायर हो गया, तो थेफ्ट एंड फायर हुआ है, तो अब बताओ मैं कैसे टाइम पे ये चीज़ें देता। वो क्या कर रहा है, क्या वो सही बोल रहा है? नहीं, वो गलत बोल रहा है। क्या ये डिस्प्यूट एडमिसिबल होगा? तो देखो ये डिस्प्यूट एडमिसिबल ऑब्वियसली नहीं होगा, क्योंकि इसका नेचर क्रिमिनल नेचर है। ये क्रिमिनल नेचर का डिस्प्यूट है, तो ये भी क्या होगा, ये क्रिमिनल नेचर का डिस्प्यूट भी एड्रेस नहीं किया जाएगा। तो दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस वुड बी आस्क्ड, और ये भी एमटीपी आरटीपी का ही क्वेश्चन था। अब सपोज करते हैं हम कहाँ गए, आर्बिट्रेटर के पास गए। ठीक है, आर्बिट्रेटर के पास जाते हैं। आर्बिट्रेटर क्या करेगा, आर्बिट्रेटर आपको एक आर्बिट्रल अवार्ड देगा। आर्बिट्रल अवार्ड मतलब उसका डिसीजन। अब ये जो आर्बिट्रेटर है, आर्बिट्रेटर ने जो आर्बिट्रल अवार्ड दिया है, ये बाइंडिंग होगा कंपनी पे। ये क्या होगा, जो भी पार्टी है, सॉरी पार्टीज़ पे क्या होगा, ये बाइंडिंग होगा। अब सपोज करो यहाँ पे क्या हुआ कि आप कहाँ गए, आर्बिट्रेशन के लिए जाते हैं। दोनों पार्टी ने यस यस किया कि चलो भाई जब भी डिस्प्यूट होगा हम आर्बिट्रेशन में जाएंगे, ठीक है। अब ऑलरेडी आर्बिट्रेशन की प्रोसेस स्टार्ट हो गई है। ऑलरेडी क्या हुआ है, आर्बिट्रेशन की जो प्रोसीजर है वो प्रोसीजर क्या हो चुकी है, स्टार्ट हो चुकी है। तो क्या बीच में कोर्ट जाया जा सकता है? क्या आप क्या कर सकते हो, कोर्ट्स जा सकते हो? तो बोलते हैं लिटिगेशन बीच में स्टार्ट नहीं हो सकता। लिटिगेशन बीच में स्टार्ट नहीं हो सकता, लेकिन हाँ अगर कुछ क्या हुआ है, जो आर्बिट्रेशन का अवार्ड है या फिर जो आपका आर्बिट्रेटर है वो अपना काम ठीक से कर ही नहीं पा रहा है, या फिर क्या है, अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर ही क्या है, इनवैलिड है, इलीगल है, सही तरीके से अपॉइंटमेंट ही नहीं हुआ है, तभी आप क्या जा सकते हो, अपील करने के लिए जा सकते हो। अवार्ड आ चुका है, अवार्ड आ चुका है तो बाइंडिंग होगा। अवार्ड के लिए भी अपील नहीं हो सकती कि भाई ऐसा अवार्ड क्यों दिया, हमें पसंद नहीं आ रहा, हम अपील करने जाएंगे। नो, अपील नहीं हो सकती। अपील सिर्फ तब होगी अगर इनवैलिड आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट था, आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट शुरू से ही गलत था, या फिर आर्बिट्रेटर अनफेयर था। आर्बिट्रेटर अनफेयर है, आप अपील के लिए जा सकते हो। आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट इनवैलिड है, आप क्या जा सकते हो, अपील के लिए जा सकते हो। तो आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट इनवैलिड है, या फिर क्या है, आर्बिट्रेशन का जो अवार्ड है वो अनफेयर है, तब आप क्या कर सकते हो, जा सकते हो अपील करने के लिए। अब यहाँ पे कहा जाता है कि देखो जब आर्बिट्रेशन होता है ना, तो सिर्फ एक आर्बिट्रेटर बैठ गया, ठीक है, 1 होंगे, 3 होंगे, 5 होंगे, 7 होंगे, ये डिपेंड करता है कि आर्बिट्रेशन के लिए जो डिस्प्यूट है वो कितना बड़ा है। हैव यू नोटिस आई हैव सेड 3, 5, 7। यहाँ बोलते हैं आर्बिट्रेशन जो होना चाहिए ना, आर्बिट्रेशन अगर आप कर रहे हो तो यहाँ मेजॉरिटी आनी चाहिए। कभी देखो सपोज करो बहुत बड़ा डिस्प्यूट है, आपने क्या किया, 4 आर्बिट्रेटर को अपॉइंट किया, यू हैव अपॉइंटेड 4 आर्बिट्रेटर, 2 कुछ और बोल रहे, 2 कुछ और बोल रहे, 2 एक टीम में हो गए, 2 अलग टीम हो गए। अब मेजॉरिटी कैसे होगी, तो बोलते हैं इसलिए हम चाहते हैं क्या हो,
आर्बिट्रेटर्स कैसे अपॉइंट होने चाहिए, आर्बिट्रेटर्स इवन नहीं ऑड अपॉइंट होने चाहिए ताकि मेजॉरिटी आ पाए। मेजॉरिटी ने अगर क्या दे दिया, डिसीजन दे दिया, तो मेजॉरिटी का डिसीजन क्या हो जाएगा, मेजॉरिटी के डिसीजन से आर्बिट्रल अवार्ड वैलिड हो जाएगा। इस पे भी एक क्वेश्चन है इंस्टीट्यूट का। इंस्टीट्यूट बोलता है सपोज करो एक आर्बिट्रल अवार्ड दिया जा रहा था। आर्बिट्रल अवार्ड देते वक्त क्या हुआ कि सपोज करते हैं हम 7 आर्बिट्रेटर्स थे। वहाँ पे कितने आर्बिट्रेटर थे, 7 आर्बिट्रेटर थे। अब क्या हुआ, जब ये जो 7 आर्बिट्रेटर्स हैं, ये जो 7 आर्बिट्रेटर्स हैं, इन्होंने जब आर्बिट्रल अवार्ड दिया है तो सिर्फ साइन किया कितने लोगों ने, सिर्फ 4 आर्बिट्रेटर ने ही साइन किया, बाकी के 3 अगेंस्ट में जा रहे कि नहीं भैया आर्बिट्रेशन बिल्कुल वैलिड नहीं है, उन्होंने साइन ही नहीं किया आर्बिट्रल अवार्ड को। बताओ क्या ये आर्बिट्रल अवार्ड वैलिड होगा? तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पे वही ध्यान रखना है कि आर्बिट्रल अवार्ड मेजॉरिटी बेसिस पे होता है। आर्बिट्रल अवार्ड किस बेसिस पे होता है, मेजॉरिटी के बेसिस पे होता है। इसका मतलब इवन 7 आर्बिट्रेटर थे, साइन कितने ने किया, सिर्फ 4 आर्बिट्रेटर ही साइन कर रहे, तब भी वो आर्बिट्रल अवार्ड वैलिड होगा। मेजॉरिटी बेसिस पे क्या हो जाएगा, वो वैलिड। दिस वॉज अगेन द क्वेश्चन ऑफ आर्बिट्रेशन दैट यू विल फाइंड इन योर MTP RTP और पास्ट क्वेश्चंस। नाउ इसके बाद देखो हम अब कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स डिस्कस करते हैं आर्बिट्रेशन के। तो सबसे पहले हमने बोला आर्बिट्रेशन है, आर्बिट्रेशन हो सकता है, सिर्फ तब हो सकता है आर्बिट्रेशन जब सबसे पहले एग्रीमेंट में ये क्लियरली स्टेट किया जा रहा है, एग्रीमेंट में ये क्लियरली स्टेट किया जा रहा है कि हम डिस्प्यूट को आर्बिट्रेशन के थ्रू सॉल्व करेंगे। वी विल सॉल्व द डिस्प्यूट थ्रू द प्रोसेस ऑफ आर्बिट्रेशन। ये क्लियरली स्टेट करना ज़रूरी है। ये फिर से आई एम फोकसिंग ऑन द वर्ड कि ये क्लियरली स्टेट करना बहुत ज़रूरी है। अब इस क्लियरली के बेसिस पे आई विल बी टेलिंग अ क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पे एक ये क्वेश्चन और दूसरे कॉन्सेप्ट को, इस कॉन्सेप्ट क्लियरली स्टेट वाले कॉन्सेप्ट और दूसरा एक कॉन्सेप्ट है उसे मिक्स करके बताया था। तो वो दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है, दूसरा कॉन्सेप्ट है रेफरेंस क्लॉज। बोलते हैं जब हम आर्बिट्रेशन का ये एग्रीमेंट करते हैं, एग्रीमेंट कैसे हो सकता है कि सपोज़ हम दोनों ने आपस में बैठ के एक नया एग्रीमेंट तैयार किया, तुमने भी साइन कर दी, मैंने भी साइन कर दी। एक तो एग्रीमेंट ये डायरेक्ट एग्रीमेंट हो सकता है, ये एग्रीमेंट क्या हो सकता है, ये डायरेक्ट एग्रीमेंट हो सकता है। लेकिन एक और तरह का एग्रीमेंट है, दूसरा एग्रीमेंट क्या होता है, जब उसे हम बोलते हैं रेफरेंस एग्रीमेंट। रेफरेंस एग्रीमेंट मतलब हम दोनों ने एक एग्रीमेंट किया और इस एग्रीमेंट में हमने लिखा कि हमारा कोई भी डिस्प्यूट है वो सॉल्व होगा किस तरह से, हमारे पहले कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से। अब वो पहले कॉन्ट्रैक्ट में क्या क्लॉज लिखा था वो क्लॉज पढ़ेंगे। तो वहाँ सपोज़ लिखा है कि हम लोग जब भी क्या करेंगे, झगड़ा होगा तो हम आर्बिट्रेटर के पास पहुँचेंगे। ऐसा कहाँ लिखा है मेरे पहले वाले कॉन्ट्रैक्ट में, इस कॉन्ट्रैक्ट में कुछ नहीं लिखा। तो ये क्या हो गया, आर्बिट्रेशन क्लॉज के थ्रू भी हो सकता है। आर्बिट्रेशन क्या है, आप एग्री कर सकते हो थ्रू अ क्लॉज, तो आर्बिट्रेशन क्लॉज वाइज भी क्या किया जा सकता है, एग्री किया जा सकता है। नाउ पुटिंग द क्वेश्चन, एक्स एंड वाई, फिर से एक्स एंड वाई क्या कर रहे थे, कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे। इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया कि देखो आगे कुछ भी डिस्प्यूट होंगे तो हम ये डिस्प्यूट हमारे फलाना फलाना ब्ला ब्ला एक्ट के अकॉर्डिंग ही सॉल्व करेंगे, उस एक्ट में जो लिखा है उसके अकॉर्डिंग। देखो रेफरेंस किसी कॉन्ट्रैक्ट का भी हो सकता है, रेफरेंस किसी एक्ट का भी हो सकता है, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि देखो भाई हमारा जब भी झगड़ा होगा ना, हमारा जब भी डिस्प्यूट होगा तो वो डिस्प्यूट कैसे सॉल्व होगा, ब्ला ब्ला एक्ट के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, हमारा डिस्प्यूट सॉल्व हो जाएगा। और वो जो हमारा सपोज करो हमारा इन्फॉर्मेशन राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट है, सपोज राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट में सपोज करो एक क्लॉज है, उस क्लॉज में दिया है आइदर आप म्यूचुअली सॉल्व करोगे चीज़, और आइदर म्यूचुअली क्या करोगे, डिस्कशन कर लोगे और म्यूचुअली डिस्कस करके अपना आर्बिट्रेशन सॉल्व, अपना डिस्प्यूट सॉल्व कर लोगे, और आप आर्बिट्रेटर के पास भी जा सकते हो। अब इंस्टीट्यूट पूछता है बताइए क्या ये वैलिड रेफरेंस जो क्लॉज है और जो आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट है क्या वैलिड है। तो व्हाट वाज माय वर्ड, क्लियरली स्टेट होना चाहिए, क्लियरली क्या होना चाहिए, स्टेट होना चाहिए कि आर्बिट्रेशन पे ही जाएंगे। यहाँ पे हम जिस एक्ट को रेफ़र करवा रहे हैं उस एक्ट के क्लॉज में क्या लिखा है, या तो म्यूचुअली दोनों पार्टी एग्री कर जाएंगी या फिर ये आर्बिट्रेटर के पास जाएंगे। तो वो क्लॉज क्या है,
वो क्लियरली स्टेट नहीं करता, वो वेग है, वेग क्लॉज है, जिससे कन्फ्यूजन क्रिएट होता है कि कहाँ जाना है आगे चल के पार्टी के पास, फिर से तो ऑप्शन है ही। तो ये एग्री कहाँ किया गया कि आर्बिट्रेटर के पास ही जाया जाएगा, तो ये एक वैलिड रेफरेंस नहीं है, ये क्या नहीं है, दिस इज़ नॉट अ वैलिड रेफरेंस। ओके, सो दिस इज़ द काइंड ऑफ क्वेश्चन दे कुड फ्रेम, तो इसे पढ़ के अप्लाई करना ज़्यादा ज़रूरी है। देन आते हम अब एक बार रिकॉल करते, तो सबसे पहले हमने बोला आर्बिट्रेशन तभी होगा जब पार्टी का कंसेंट होगा, आर्बिट्रेशन तभी होगा जब क्लियरली स्टेट किया है एग्रीमेंट में कि भाई आर्बिट्रेशन पे जाएंगे। आर्बिट्रेटर मैम अपॉइंट कौन करता है? आर्बिट्रेटर दोनों पार्टी मिलके अपॉइंट कर सकते हैं, मतलब सीधी बात, आर्बिट्रेटर दोनों की रजामंदी से, दोनों की म्यूचुअल कंसेंट से ही अपॉइंट होगा कि कौन सा आर्बिट्रेटर होना चाहिए। आर्बिट्रेटर ऑब्वियसली क्या होना चाहिए, इंडिपेंडेंट आर्बिट्रेटर होना चाहिए। तो आर्बिट्रेटर क्या होना चाहिए, इंडिपेंडेंट होना चाहिए। अगर आपका आर्बिट्रेटर बायस्ड है, अगर आपका आर्बिट्रेटर इंडिपेंडेंट नहीं है, इफ़ द आर्बिट्रेटर इज बायस्ड और इफ द आर्बिट्रेटर इज नॉट इंडिपेंडेंट, देन आर्बिट्रेशन की प्रोसीडिंग लीव आउट करके आप कोर्ट के पास जा सकते हो। यू कैन गो टू कोर्ट फॉर योर सॉल्यूशन ऑफ द डिस्प्यूट, अगर आर्बिट्रेटर अनबाइज्ड है या फिर इंडिपेंडेंट नहीं है। अब यहाँ पे एक और चीज़ ध्यान रखना, अब एक इंस्टीट्यूट ने क्या लिखा, इंस्टीट्यूट ने एक फ्रेज़ लिख दिया और क्वेश्चन पूछा, इट वाज अबाउट 4 मार्क्स का क्वेश्चन। द क्वेश्चन वाज सबसे पहले कि every court is a judicial authority, every court is what, a judicial authority, but every judicial authority is not court। हर कोर्ट जुडिशियल अथॉरिटी है लेकिन हर एक जुडिशियल अथॉरिटी कोर्ट नहीं होगा। वैलिडिटी बताओ। नाउ सी, हर कोर्ट में एक जुडिशियल अथॉरिटी होती है। अगर मैं किसी की बात करती हूँ, जज की बात करती हूँ, तो जज ऑन अ कॉमन नोट पे तो कोर्ट ही कहलाएगा। तो हर कोर्ट तो जुडिशियल अथॉरिटी है, पर हर एक जुडिशियल अथॉरिटी कोर्ट नहीं होता। जैसे आर्बिट्रेटर को ले लो, आर्बिट्रेटर के पास जा रहे हो तो आप कोर्ट के पास नहीं जा सकते हो। आर्बिट्रेटर के पास जा रहे हैं तो यू कैन नॉट गो टू द कोर्ट। आप कहाँ नहीं जा सकते? कोर्ट के पास नहीं जा सकते। मतलब कोर्ट एक वाइडर टर्म है, कोर्ट वाइडर टर्म है, कोर्ट एक वाइडर टर्म है जिसमें स्पेशल ट्रिब्यूनल्स इंक्लूड होते हैं। बट ज़रूरी नहीं है कि ये जो स्पेशल ट्रिब्यूनल्स हैं जो कोर्ट में इंक्लूड हो रहे हैं उन्हें भी कोर्ट कहा जाए। तो यस, एवरी कोर्ट इज़ अ जुडिशियल अथॉरिटी। हर कोर्ट जुडिशियल अथॉरिटी तो है, पर हर जुडिशियल अथॉरिटी कोर्ट नहीं है। हमारा आर्बिट्रेटर एक कोर्ट नहीं है, ये तो आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट है, लेकिन हाँ ये जुडिशियल अथॉरिटी ज़रूर है, लॉ के अंतर्गत ज़रूर आती है। इट कम्स अंडर द लॉ बट इट इज़ नॉट अ कोर्ट, क्योंकि हर कोर्ट जुडिशियल अथॉरिटी होता है और हर एक जुडिशियल अथॉरिटी आपका कोर्ट नहीं होता है। मैम जैसा कि आपने बोला कि अगर आर्बिट्रेशन चल रहा है, या तो हमारा आर्बिट्रेटर क्या होगा, इंडिपेंडेंट नहीं होगा, या तो बायस्ड होगा, तब हम कोर्ट पे जा सकते हैं। और क्या हो सकता है, कोई और कंडीशन है ऐसी जिसके कारण हमारा आर्बिट्रेशन प्रोसेस हम एंड कर पाए? यस, आर्बिट्रेशन प्रोसेस कम्स टू एन एंड इफ़ आर्बिट्रेटर फेल्स टू पास द अवार्ड विद इन 12 मंथ। अगर 12 मंथ्स के अंदर आपका आर्बिट्रेटर अवार्ड पास नहीं कर पाता है, if within 12 months your arbitrator is unable to pass the award, तब भी आप कहाँ जा सकते हो? आर्बिट्रेटर के पास। तब भी आपका क्या होगा, आर्बिट्रेशन प्रोसेस एंड हो जाएगा। तब भी क्या हो जाएगा, आर्बिट्रेशन प्रोसेस क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखो क्वेश्चंस ऑलमोस्ट मैंने डिस्कस किए, और भी जो बीच बीच में आते जाएंगे आई विल बी डिस्कसिंग। अब एक हम जल्दी रीडिंग वाला पार्ट, या फिर जो बोलते हैं ना काम काम की चीज़ें, पूरे चैप्टर को रिकॉल करते हैं। सबसे पहले आर्बिट्रेशन दोनों की कंसेंट होगी तब होगा। आर्बिट्रेटर दोनों पार्टीज़ अपॉइंट करती है, अगर दोनों पार्टीज़ नहीं अपॉइंट कर पाती तो कोर्ट आपको आर्बिट्रेटर अपॉइंट करके देता है। आर्बिट्रेटर बायस्ड नहीं होना चाहिए, इंडिपेंडेंट होना चाहिए। अगर वो बायस्ड है और इंडिपेंडेंट नहीं है तो आप कोर्ट के पास जा सकते हो। अब जिस प्लेस पे आर्बिट्रेशन कंडक्ट हो रहा है, इट इज़ द सीट ऑफ आर्बिट्रेशन। तो सीट ऑफ आर्बिट्रेशन क्या होता है, जहाँ पे आर्बिट्रेशन कंडक्ट हो रहा है, दैट इज़ द सीट ऑफ आर्बिट्रेशन। सपोज करो मैम फॉरेन के लॉ के अकॉर्डिंग या फिर फॉरेन में हम आर्बिट्रेशन करना चाहते हैं, आप कर सकते हो, तो सीट ऑफ आर्बिट्रेशन वहाँ पे जाएगा। यहाँ पे ज़रूरी नहीं है इंडियन लॉ में ही कुछ हो।
आप फॉरेनर भी एक आर्बिट्रेटर आपका बन सकता है। यस, ज़रूरी नहीं कि इंडियन ही आपका आर्बिट्रेटर बनेगा, आर्बिट्रेटर फॉरेनर भी हो सकता है। देन यहाँ पे आर्बिट्रेशन में आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी है। क्या फ्लेक्सिबिलिटी है कि आपका आर्बिट्रेटर कौन होगा, आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी है कि किस प्लेस पे आर्बिट्रेशन की प्रोसेस होनी चाहिए, किस लैंग्वेज में होनी चाहिए, प्रोसीजर क्या फॉलो होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें आपको चूज़ करने को लिटिगेशन में नहीं मिलती है। लिटिगेशन में जो जज है वही जज होगा, जो प्रोसेस उनकी है वही प्रोसेस होगी। आर्बिट्रेशन में यू हैव द चॉइस। लिटिगेशन में अब अगर आप जाते हो तो कॉन्फिडेंशियलिटी नहीं रहती है, मीडिया में आ ही जाता है। बट वहीं अगर आप कहाँ जा रहे हो, आर्बिट्रेटर के पास जा रहे हो, तो एक अनजान पर्सन है जो आपके डिस्प्यूट को सॉल्व कर रहा है, वहाँ पे यहाँ पे कॉन्फिडेंशियलिटी का मैटर होता है। तो आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन एक्ट बोलता है कि आपको क्या करना है, यहाँ पे कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन करके रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर बोलते हैं जो भी आउटकम होगा आपके आर्बिट्रेशन का उसे अवार्ड बोलते हैं, और अवार्ड बाइंडिंग होगा सारी की सारी पार्टी पे, अनलेस आपका जो आर्बिट्रेटर है या तो वो अनफेयर है या फिर जो आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट है वो क्या है आपका, वो ही इनवैलिड है। देन आपका जो भी आर्बिट्रेशन अवार्ड होगा, एज आई सेड, दैट वुड बी कंपल्सरी एंड कॉन्फिडेंशियल ऑल्सो। अब सपोज करो यहाँ पे जुडिशियल अथॉरिटी कौन है, यहाँ पे सिर्फ जुडिशियल अथॉरिटी, एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी आपको आर्बिट्रेशन में नहीं मिलेगी। किस चीज़ का एडमिनिस्ट्रेशन, कुछ है ही नहीं यहाँ पे। अब जुडिशियल अथॉरिटी कौन होगा, सपोज करो अगर आपका नेशनल या स्टेट लेवल का आर्बिट्रेशन है, नेशनल लेवल या स्टेट लेवल का आर्बिट्रेशन है, तो आपकी जुडिशियल अथॉरिटी है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। लेकिन इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन, एज आई सेड, आर्बिट्रेशन सिर्फ इंडिया नहीं बाहर का भी हो सकता है। तो अगर इंटरनेशनल लेवल का आर्बिट्रेशन है तो हाई कोर्ट आपकी जुडिशियल अथॉरिटी है। द जुडिशियल अथॉरिटी वुड बी हाई कोर्ट। देन यहाँ पे देखो नॉर्मली तो कोर्ट की कोई कोर्ट क्या नहीं करता है, कोर्ट डज नॉट हैव द पावर इन आर्बिट्रेशन। डिसीजन जो भी है आर्बिट्रेटर का ही होगा। लेकिन अगर वही अनफेयर रहा, तो नेशनल लेवल पे अनफेयर रहा है आर्बिट्रेटर, तो आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास जाओगे। इंटरनेशनल लेवल पे अगर कुछ गड़बड़ हुई है तो आप हाई कोर्ट के पास जा सकते हो। अब सपोज करो आर्बिट्रेटर अपॉइंट ही नहीं हो पा रहा, भाई अपॉइंटमेंट नहीं हो पा रहा आर्बिट्रेटर का, पार्टीज नहीं कर पा रही अपॉइंटमेंट, अब कौन अपॉइंट करेगा। तो फिर से नेशनल लेवल पे अगर आप आओगे, नेशनल लेवल पे आप आओगे तो हाई कोर्ट अपॉइंट करेगा। नाउ इट वुड बी अपॉइंटेड बाय होम, हाई कोर्ट। सुपरविजन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट करता है लेकिन अपॉइंटमेंट हाई कोर्ट करेगा। तो मैम फिर इंटरनेशनल पे अपॉइंटमेंट सुप्रीम कोर्ट करेगा, लेकिन जब हम बात करते हैं सुपरविज़न की, अपील की, तब हाई कोर्ट के पास होगी। तो इंटरनेशनल पे अपील हाई कोर्ट पे जाती है, अपॉइंटमेंट सुप्रीम कोर्ट पे जाता है, और नेशनल स्टेट पे अपील डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पे जाती है और अपॉइंटमेंट हाई कोर्ट के ऊपर आता है। देन इसके बाद कुछ स्पेसिफिक चीज़ें क्या हैं, इसके बाद कुछ स्पेसिफिक चीज़ें ये हैं कि ज़रूरी नहीं है आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट आपके मेन एग्रीमेंट के साथ ही हो। ज़रूरी नहीं है कि आर्बिट्रेशन का जो एग्रीमेंट है आपके मेन एग्रीमेंट के साथ ही होगा, वो एक सेपरेट एग्रीमेंट भी हो सकता है। सेपरेट एग्रीमेंट कैसा, सपोज हमारे एक्स एंड वाई ने सबसे पहले एक एग्रीमेंट किया कि अब फ्यूचर में जितने भी हम आगे कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और कभी भी किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में कोई डिस्प्यूट आता है तो हम आर्बिट्रेशन के थ्रू ही उसको सॉल्व करेंगे। तो भले ही अब क्या हुआ, सपोज करो मेरे प्रिंसिपल एग्रीमेंट इनवैलिड हो गए, कोई एक प्रिंसिपल एग्रीमेंट मेरा इनवैलिड हो गया, तब भी मेरा ये एग्रीमेंट वैलिड रहेगा। तो आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट जो है इसका जो कॉन्सेप्ट है वो है डॉक्ट्राइन ऑफ सेपरेबिलिटी। वो किस पे काम करता है, डॉक्ट्राइन ऑफ सेपरेबिलिटी पे, कि अगर एक प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्ट आपका इनवैलिड हो जाए, अगर एक प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्ट का आपने ब्रीच कर दिया तो यहाँ पे प्रिंसिपल ख़त्म होने का मतलब नहीं है कि आपका आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट भी क्या हो जाएगा, इनवैलिडेट हो जाएगा, वो स्टिल वैलिड रहेगा। तो मैम फिर ये कब ख़त्म होता है आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट? आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट ख़त्म होगा जब पार्टी म्यूचुअली डिसाइड कर लेंगी कि बस यार आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट ख़त्म करना है, या फिर आपने प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्ट पूरी तरह से क्या किया है, फुलफ़िल कर लिया है, आपने अपनी ड्यूटीज़ को फुलफ़िल किया है, ब्रीच नहीं किया है। तो ड्यूटीज़ को फुलफ़िल करने पे भी क्या हो सकता है, ड्यूटी पे को अगर आपने फुलफ़िल किया है तो भी आपका आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट ख़त्म होगा। या फिर क्या हो सकता है,
विद इन 12 मंथ्स अगर आपने क्या नहीं किया, आपका आर्बिट्रेटर क्या नहीं कर रहा, अगर आपका आर्बिट्रेटर विद इन 12 मंथ्स डिसीजन नहीं दे पा रहा, तो क्या आपका आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट ख़त्म हो जाएगा? नो, वहाँ आर्बिट्रेशन की प्रोसीडिंग्स ख़त्म होती है। तो डोंट गेट कंफ्यूज विद दिस। तो आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट सिर्फ तब ख़त्म होगा जब म्यूचुअली आप दोनों ने डिस्कस कर लिया है। सेकेंड चीज़, जब आपने प्रिंसिपल एग्रीमेंट जो था, आपका प्रिंसिपल एग्रीमेंट जो था, उस प्रिंसिपल एग्रीमेंट को आपने क्या किया है, पूरी तरह से कंप्लाई किया है, तब वो क्या हो सकता है, टर्मिनेट हो सकता है। या फिर आपका आर्बिट्रेटर आके खुद ही क्या कर जाए, आपका आर्बिट्रेटर आके रिज़ाइन कर जाए कि मैं नहीं चाहता। लॉ का ऑपरेशन हो सकता है, लॉ के ऑपरेशन के कारण भी आपका आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट ख़त्म हो सकता है। कैसे? आपका जो आर्बिट्रेटर है वो इंसॉल्वेंट हो गया, अनसाउंड माइंड हो गया, मॉरल टर्पिट्यूड किया उसने, डिजीज़ हो गया, डिस्क्वालीफाई हो गया, इल हेल्थ है, किसी भी कारण से क्या हो सकता है, आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट क्या हो सकता है, फिर ख़त्म हो सकता है। या तो कोर्ट का ऑर्डर आएगा, या ऑपरेशन ऑफ द लॉ होगा, ऑपरेशन ऑफ द लॉ होगा, कोर्ट का ऑर्डर आएगा, या फिर वॉलेंट्री क्या होगा, रिमूवल होगा, या फिर क्या होगा। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट ख़त्म हो जाएगा। अब इस पर मैं एक क्वेश्चन पूछती हूँ। सपोज करो आप आर्बिट्रेशन की प्रोसीडिंग्स चल रही थी, एक्स एंड वाई के बीच में क्या हुआ, झगड़ा हुआ था, डिस्प्यूट हुआ था, आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स वर गोइंग ऑन एंड एक्स की डेथ हो गई। क्या आर्बिट्रेशन की प्रोसीडिंग्स अब यहाँ पे एंड हो जाएगी? तो अगर आपका आंसर यहाँ पे है कि यस, आर्बिट्रेशन की प्रोसीडिंग एंड हो जाएगी, क्योंकि मैम अभी तो आपने कहा था कि डेथ आर्बिट्रेटर की होनी चाहिए, इल आर्बिट्रेटर होना चाहिए, अनसाउंड माइंड आर्बिट्रेटर होना चाहिए, इंसॉल्वेंट आर्बिट्रेटर होना चाहिए। यहाँ पे पार्टी टू द डिस्प्यूट उसमें से किसी एक की डेथ हुई है, तो यहाँ स्टिल आर्बिट्रेशन क्या होगा, कंटिन्यू होगा। लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द डिजीज़ क्या करेंगे, लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द डिजीज़ आइदर बाय और अगेंस्ट लीगल रिप्रेजेंटेटिव, आर्बिट्रेशन स्टिल क्या होता है, कंटिन्यू होता है। ओके, देन इसके बाद आते हैं हम, अब जैसे आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट पे जा रहे थे, तो हमने जैसे बोला एग्रीमेंट में दोनों पार्टीज़ क्या करेंगी, एग्री करेंगी। हमने कहा एक स्पेसिफिक क्लॉज भी हो सकता है, सेपरेट एग्रीमेंट भी हो सकता है, और सेपरेट एग्रीमेंट अगर है तो क्या फॉलो होगा, डॉक्ट्राइन ऑफ सेपरेबिलिटी ज़रूर फॉलो होगी। मतलब प्रिंसिपल या मेन एग्रीमेंट इनवैलिड होगा, उसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपका जो एग्रीमेंट है आर्बिट्रेशन वाला वो भी क्या हो जाएगा, इनवैलिड। रेफरेंस अगर कर रहे हो, क्या कर रहे हो, आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट थ्रू रेफरेंस, तो आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट थ्रू रेफरेंस किया जा सकता है, लेकिन उसमें कुछ चीज़ें याद रखना। क्या याद रखना कि जब भी आप एग्रीमेंट कर रहे हो थ्रू रेफरेंस, तो रिक्वायरमेंट क्या है, सबसे पहली रिक्वायरमेंट, अगर एग्रीमेंट थ्रू रेफरेंस हो रहा है तो फर्स्ट रिक्वायरमेंट, रेफरेंस लीव नो डाउट इन रीडर्स माइंड। रीडर के माइंड में रेफरेंस का, जब भी रेफरेंस करो तो कोई डाउट नहीं रहना चाहिए अबाउट द इनकॉर्पोरेशन ऑफ आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट। देखो इस पर हमने अभी क्वेश्चन भी किया था कि वहाँ पे जब हमने रेफरेंस कराया तो वहाँ लिखा था या तो म्यूचुअली एग्री करेंगे या फिर क्या करेंगे, आर्बिट्रेटर अपॉइंट करेंगे। तो वो या फिर ने तो क्या कर दिया, डाउट क्रिएट कर दिया। तो पहली चीज़, रेफरेंस अगर कर रहे हो तो रेफरेंस शुड लीव नो डाउट इन द माइंड ऑफ द रीडर अबाउट द इनकॉर्पोरेशन ऑफ आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट। इसके बाद कॉन्ट्रैक्ट राइटिंग में चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट क्या चाहिए, राइटिंग में, और दिस रेफरेंस शुड बी पार्ट ऑफ योर कॉन्ट्रैक्ट। दिस रेफरेंस जो आप बोल रहे हो ना, ये रेफरेंस हम इस एक्ट से करेंगे, ये रेफरेंस हम उस फलाना कॉन्ट्रैक्ट से करेंगे, तो ये लाइन आपके कॉन्ट्रैक्ट में ज़रूर आनी चाहिए। दिस लाइन शुड बी इन योर मेन कॉन्ट्रैक्ट, मेन कॉन्ट्रैक्ट में आपकी ये लाइन ज़रूर आनी चाहिए। इसके बाद इस पे भी एक क्वेश्चन है, अब इसका एक और क्वेश्चन हम उठा लेते हैं जो आपके इंस्टीट्यूट में, पार्टी क्या कर रही है, ऑर्डर कर रही है। सुनना, पार्टी क्या करती है, हमें ऑर्डर करती है, ठीक है, और हमारे परचेस, और जो परचेस ऑर्डर है, परचेस ऑर्डर में क्लियरली लिखा है, पार्टी जब क्या करती है, परचेस करती है, तो वहाँ पे उनके परचेस ऑर्डर में क्या है, क्लियरली लिखा है, क्या लिखा है, टर्म्स एंड कंडीशन लिखी है कि जब भी कुछ गड़बड़ होगी तो फर्टिलाइज़र एसोसिएशन ऑफ इंडिया का जो क्लॉज 15 है उससे रेफ़र किया जाएगा।
ये कहाँ लिखा है? परचेस ऑर्डर ऑफ द पार्टी, पार्टी के परचेस ऑर्डर में लिखा है। परचेस ऑर्डर तो जो खरीदता है वो देता है ना, तो वहाँ पे लिखा है कि क्या है कि फर्टिलाइजर एसोसिएशन ऑफ इंडिया का क्लॉज 15 है, हम उसे रेफ़र करेंगे। अब 15 क्लॉज देखा तो 15 क्लॉज में क्लियरली लिखा है कि थ्रू आर्बिट्रेशन ही क्या होगा, डिस्प्यूट रिड्रेस होंगे। अब यहाँ पे कहीं से कहीं तक भी क्या है, कोई गड़बड़ नहीं है और क्लियरली टर्म्स एंड कंडीशन परचेस ऑर्डर में लिखे हैं। अगर आपने यहाँ पे क्या किया, आपकी जिम्मेदारी है कि वो टर्म्स एंड कंडीशन समझे, टर्म्स एंड कंडीशन के बाद ही आपको क्या करना है, ऑर्डर फुलफ़िल करना है। अगर आपने ऑर्डर फुलफ़िल कर दिया, इसका मतलब आप वो टर्म्स एंड कंडीशन मानते हैं, आप उन्हें ऑर्डर दे रहे हैं, तो यहाँ पे इन राइटिंग भी है चीज़, रेफरेंस दिया भी हुआ है क्लियरली आपके एग्रीमेंट में, परचेस ऑर्डर में, तो ये एक वैलिड एग्रीमेंट मान लिया जाएगा। सो आर यू गेटिंग कि किस तरह के आपके क्या आ सकते हैं क्वेश्चन रिलेटेड टू आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन। इसके बाद और जाते हैं हम आगे। अब यहाँ पे क्या बोला है मैम, जैसे कि बोला कि आर्बिट्रेटर अपॉइंट करना है, ठीक है, तो डिस्प्यूट के हिसाब से आप देखो कि भाई कितने आर्बिट्रेटर आपको अपॉइंट करने। मैंने आपको बताया कि ऑड नंबर चाहिए ताकि मेजॉरिटी आ जाए, इसलिए हमको क्या चाहिए, ऑड नंबर ऑफ आर्बिट्रेटर चाहिए होते हैं। लेकिन एक केस लॉ है, केस लॉ है नारायण प्रसाद लोहिया वर्सेस निकुंज कुमार लोहिया। नारायण प्रसाद लोहिया वर्सेस निकुंज कुमार लोहिया। अब ये जो केस लॉ है ये क्या कहता है, ये केस लॉ का कहना है कि इधर जब आर्बिट्रेशन हो रहा था ना, यहाँ पे इन केस में जब क्या हुआ था, आर्बिट्रेशन हुआ था, तो इवन नंबर ऑफ आर्बिट्रेटर थे। कितने थे? इवन नंबर ऑफ आर्बिट्रेटर थे। केस डिसाइड हो गया, केस तो डिसाइड हो गया, लेकिन क्या हुआ, मेजॉरिटी आराम से बन गई। भले 6 सपोज करो 6 आर्बिट्रेटर थे, 4 लोगों ने फेवर में ही क्या किया है, वोट किया है, तो मेजॉरिटी इजीली बन गई। तो क्या इस बेसिस पे आप इस आर्बिट्रल अवार्ड को आप क्या बोलोगे कि ये इनवैलिड है? तो नहीं बोल सकते। इसके बेसिस पे आप आर्बिट्रल अवार्ड को इनवैलिड बिल्कुल नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि जेन्युइन भी क्या हुआ, अगर ये ऑड होता तो भी क्या बन रहा था, मेजॉरिटी बन रही थी, और इवन में तो ऐसे ही मेजॉरिटी बन गई है। तो जस्ट बिकॉज इवन नंबर ऑफ आर्बिट्रेटर अपॉइंट थे और मेजॉरिटी बन चुकी है, तो इस बेसिस पे आप आर्बिट्रल एग्रीमेंट को, आर्बिट्रल अवार्ड को क्या नहीं कर सकते, आर्बिट्रल अवार्ड को इनवैलिड डिक्लेयर नहीं कर सकते। आप ये नहीं कह सकते, ये अनफेयर है। ओके, नाउ इसके बाद क्या आता है, भाई देखो आर्बिट्रेटर को फेयर रहना है। फेयर रहने का मतलब क्या है? फेयर रहने का मतलब है कि जब भी वो कम्युनिकेशन करेगा, कभी भी वन पार्टी कम्युनिकेशन नहीं करेगा। ही शुड अवॉइड कम्युनिकेशन विथ वन पार्टी। अगर कभी एक पार्टी से कम्युनिकेशन होता है तो यहाँ पे उसे कम्युनिकेट करना होगा दूसरी पार्टी को कि भाई ये क्या हुआ है, हमारा कम्युनिकेशन हुआ है। आर्बिट्रेशन क्विकली करेगा, डिले नहीं करेगा, क्योंकि 12 महीने से ज़्यादा डिले कर दिया तो क्या हो जाएगा, वो आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट, वो क्या हो जाएगा, आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स आपकी ख़त्म हो जाएगी। उसे कॉन्फिडेंशियल रखना, मतलब ये ड्यूटीज़ हो गई ना। आर्बिट्रेटर को क्विक आर्बिट्रेशन देना है, सबको, हर पार्टी को इक्वली ट्रीट करना है, कॉन्फिडेंशियलिटी रखना है, प्रोफेशनल रहना है, अवॉइड कम्युनिकेशन विथ वन पार्टी। उसके बाद डेलिब्रेट डिस्कशन बिफोर द अवार्ड, प्रॉपरली दोनों को सुनना होगा। जैसा मैंने बताया कि कब आर्बिट्रेटर को टर्मिनेट या रिमूव किया जा सकता है, वो खुद रिज़ाइन कर सकता है। यस, आर्बिट्रेटर आपका खुद से रिज़ाइन कर सकता है। अब विलफुल रेजिग्नेशन दिया है आर्बिट्रेटर को, इसका भी एक क्वेश्चन सुन लो। हमारा जो आर्बिट्रेटर है, आर्बिट्रेटर ने क्या किया, खुद से ही रिज़ाइन कर दिया। हमारे आर्बिट्रेटर ने क्या किया, खुद से ही रिज़ाइन कर दिया और रिज़ाइन करके बीच में चला गया। क्या उसे रीज़न देने की ज़रूरत है? उसने कोई रीज़न नहीं दिया, विलफुल रिज़ाइन कर दिया है, तो इज़ ही बाउंड टू गिव द रीज़न? तो सबसे पहली चीज़, आर्बिट्रेटर क्या कर सकता है, आर्बिट्रेटर अपनी मर्ज़ी से रिज़ाइन कर सकता है। ही कैन रिज़ाइन वॉलंटरी विदाउट गिविंग एनी रीज़न। इससे आपके आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग पे कोई इफ़ेक्ट नहीं आएगा। आपकी आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग अफेक्ट नहीं होगी, आप दूसरा आर्बिट्रेटर अपॉइंट कर लो, लेकिन इस आर्बिट्रेटर को बिल्कुल भी ये मजबूरियाँ नहीं है कि उसे क्या देना पड़ेगा, रीज़न आपको फर्निश करना पड़ेगा। दिस इज़ नॉट द केस। फिर इसके बाद
जैसा कि बोला आप खुद मिलके क्या कर दो, उसको रिमूव कर दो, तब भी क्या हो जाएगा, रिमूवल हो जाएगा आर्बिट्रेटर का। या फिर लॉ हो गया, इल हेल्थ है, डिसक्वालीफाइड है, डिजीज़ है, मॉरल टर्पिट्यूड है, अनसाउंड माइंड है। ऑर्डर ऑफ द कोर्ट, कोर्ट का ही ऑर्डर आ गया कि भाई इसको हटा दो, ये इंडिपेंडेंट नहीं है, या फिर बायस्ड है, या फिर जिस सब्जेक्ट के लिए आपने इसको अपॉइंट किया वो एक्सपर्ट ही नहीं है भाई, उस चीज़ में वो एक्सपर्ट नहीं है, या फिर किसी पार्टी से क्या है, रिलेटेड है, या फिर क्या है, किसी पार्टी से रिलेटेड है। अब इसके बाद क्या आ सकता है, क्वेश्चन एक ये भी आ सकता है, बताइए कि टाइप ऑफ आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट कौन से होते हैं, कितने टाइप के आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट होते हैं। तो 2 तरह के होते हैं मुझे लगता है, एक तो आर्बिट्रेशन क्लॉज के थ्रू भी आप एग्रीमेंट कर सकते हो, या फिर सबमिशन एग्रीमेंट। मैम सबमिशन एग्रीमेंट क्या है, तो सबसे पहले सुनो, अगर आपके आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट में क्लॉज लिखा है आर्बिट्रेशन का, आपके आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट में क्या लिखा है, क्लॉज ऑफ आर्बिट्रेशन है, तो वो क्या होगा, आर्बिट्रेशन क्लॉज के थ्रू आपने एग्रीमेंट किया, दैट इज़ आर्बिट्रेशन क्लॉज। बट अगर आपके आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट में क्लॉज नहीं है, आप रेफ़र करवा रहे हो किसी और चीज़ को, आप क्या कर रहे हो, किसी और चीज़ पे आप रेफ़र करा रहे हो, तो दैट इज़ एग्रीमेंट बाय रेफरेंस। और अगर बिल्कुल भी कुछ क्लॉज ही नहीं है, आपने सेपरेट एग्रीमेंट किया है, दैट इज़ सबमिशन एग्रीमेंट। तो क्लॉज भी 2 तरह के होते हैं, एक रेफरेंस क्लॉज होगा, एक डायरेक्ट क्लॉज होगा। और अगर सेपरेट एग्रीमेंट कर रहे हो तो सबमिशन एग्रीमेंट। तो एग्रीमेंट आर्बिट्रेशन क्लॉज के थ्रू भी एग्रीमेंट होता है। अब क्लॉज या तो रेफरेंस वाला होगा या डायरेक्ट होगा, या फिर सबमिशन एग्रीमेंट जिसमें ऑल टुगेदर आप अलग ही एग्रीमेंट करते हो, जिसमें ऑल टुगेदर क्या है, अलग एग्रीमेंट हो रहा है। देन हमने क्या बोला कि मैम अभी आप बार बार बोल रहे थे ना कि आर्बिट्रेटर इंडिपेंडेंट होना चाहिए, बायस नहीं होना चाहिए, आर्बिट्रेटर इंडिपेंडेंट होना चाहिए, बायस नहीं होना चाहिए। तो अब सुनो एक और चीज़, एक और क्वेश्चन आपके इंस्टीट्यूट का। यहाँ पे क्या हुआ, हमारा एक चीफ इंजीनियर था, हमारा क्या था, चीफ इंजीनियर था, वो प्रोजेक्ट अलॉट करता है। वो क्या करता है, उसके नीचे जो जूनियर्स हैं उन्हें वही प्रोजेक्ट अलॉट करता है। अब सपोज़ करो जूनियर वाई है, वाई जूनियर को क्या किया, उन्होंने कुछ प्रोजेक्ट अलॉट किए और लिखा था इस प्रोजेक्ट में कि अगर कोई डिस्प्यूट होगा तो चीफ इंजीनियर को क्या किया जाएगा, चीफ इंजीनियर को मैटर रेफर किया जाएगा, हैविंग jurisdiction over the work specified. चीफ इंजीनियर हु इज़ हैविंग द jurisdiction over the work specified, उन्हें इस मैटर को क्या किया जाएगा, रेफ़र किया जाएगा, और उसके अकॉर्डिंग ही क्या होगा, हमारा आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट सॉल्व किया जाएगा। इज़ इट अ वैलिड आर्बिट्रेशन? ये वैलिड क्यों नहीं है? क्योंकि सबसे पहली चीज़, पहला तो है कि पार्टी सामने वाली एग्री करे, चलो पार्टी ने एग्री भी कर दिया, लेकिन दूसरी चीज़, हमारा आर्बिट्रेटर क्या है, न्यूट्रल नहीं है। ही इज़ हैविंग द jurisdiction ओवर द वर्क स्पेसिफाइड, उसका jurisdiction, ही इज़ हैविंग द jurisdiction ओवर द वर्क स्पेसिफाइड। तो जब वो न्यूट्रल ही नहीं है तो यहाँ पे आर्बिट्रेशन नहीं हो सकता। सो दिस वर ऑल द क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन थे ना आपके आर्बिट्रेशन से रिलेटेड, वो सारे वी हैव डिस्कस, एंड दिस आर नॉट ओनली द क्वेश्चन ऑफ योर आरटीपी, एमटीपी, पास्ट एग्ज़ाम, सारे क्वेश्चंस हमने क्या किए हैं, यहाँ पे डिस्कस किए हैं। ठीक है, नाउ इसके बाद यहाँ पे एक और वर्ड है आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन। यहाँ पे एक और वर्ड है मीडिएशन, करके भी आपको कॉन्सेप्ट दिया है। मीडिएशन का मतलब क्या है? मीडिएशन का मतलब ये है कि मीडिएटर जैसे होते हैं ना, पार्टी को सॉल्यूशन तक पहुंचाने में हेल्प करते हैं। तो मीडिएशन का मतलब ये है परसुइंग द पार्टी टुवर्ड्स द सॉल्यूशन। पार्टी खुद ही क्या करेगी, डिसाइड करेगी, पार्टी ही क्या कर रही है, चीज़ें डिसाइड करिए, बस ये हेल्प कर रहा है। तो यहाँ पे मीडिएशन का काम क्या है, मीडिएशन मतलब सिर्फ हेल्प कर रहे हैं पार्टी को सॉल्यूशन तक पहुँचने के लिए। सॉल्यूशन पार्टी ही कर रही हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये सिर्फ क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है कि एक फीजिबल सॉल्यूशन कैसे पहुंचाया जाए। फिर वर्ड आता है हमारा कंसिलिएशन। कंसिलिएशन क्या करता है, पार्टी को सजेस्ट करता है सॉल्यूशन। हाँ, आर्बिट्रेशन की तरह ही होता है, लेकिन कंसिलिएशन में पार्टी डिस्प्यूट नहीं कर रही है, लड़ नहीं रही है। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे कंसिलिएशन में पार्टी झगड़ा नहीं कर रही है जैसे आर्बिट्रेशन में झगड़ा हो रहा था।
यहाँ पे लेकिन क्या होगा, कंसिलेटर एक फैसिलेटर की तरह उन्हें सॉल्यूशन सजेस्ट करेगा कि बेस्ट पॉसिबल आउटकम क्या है। तो मीडिएशन में पार्टी सॉल्यूशन लेती हैं और मीडिएटर हेल्प करता है। कंसिलिएशन में डिस्प्यूट नहीं है, कंसिलिएशन में ये सिर्फ सजेस्ट कर रहा है कि कैसे क्या चीज़ें पॉसिबल हो सकती हैं और सबकी रजामंदी से क्या सॉल्यूशन पहुंचा जा सकता है। आर्बिट्रेटर डिस्प्यूट रिड्रेस करता है। तो नाउ द क्वेश्चन वुड बी डिफरेंस बिटवीन द मीडिएशन कंसिलिएशन, डिफरेंस बिटवीन कंसिलिएशन आर्बिट्रेशन और आर्बिट्रेशन एंड मीडिएशन, इनके बीच के डिफरेंसेस होंगे। सो यू विल गेट अ नोट ऑफ माइंड फॉर दिस। उसी को आपको क्या करना है, पढ़ना है, उतना ही पढ़ना है। चांसेस ऑफ कमिंग ऑब्वियसली कम है, चांसेस क्या है, कम है, लेकिन फिर भी हमें करना तो है। हाँ, कंसिलिएशन है, कंसिलिएशन में याद रखना मैक्सिमम 3 कंसिलेटर ही अपॉइंट होते हैं। दोनों पार्टी की कंसेंट से अगर कंसिलेटर अपॉइंट हो रहे तो मैक्सिमम कितने, सिर्फ 3 ही अपॉइंट हो गए। लेकिन आर्बिट्रेटर में ऐसा कुछ नहीं है। आर्बिट्रेटर के केस में कितने भी आर्बिट्रेटर अपॉइंट हो सकते हैं, लेकिन डिपेंड करेगा किस चीज़ पे डिपेंड करेगा, यहाँ पे डिपेंड करेगा कि किस तरह का डिस्प्यूट है। उस डिस्प्यूट के अकॉर्डिंग क्या होंगे, नंबर ऑफ आर्बिट्रेटर्स अपॉइंट किए जाएंगे। So this is all about your arbitration and conciliation along with the question discussion, and I would genuinely request अगर ये अच्छा लगा तो give a comment ताकि मुझे पता चल जाए कि इस तरह से इस क्वेश्चन के डिस्कशन विथ कॉन्सेप्ट इज़ हेल्पिंग यू और नॉट। तो ये सारे क्वेश्चंस अब आप क्या करो, अपने क्वेश्चन बैंक से उठा के देख लो, आपको समझ में आ जाएगा कि ओह we have covered with the concept questions also। and if you find it difficult, आप स्टडी मेड ईजी पे इस चैनल पे ये सारे ऑडियोज़ देख सकते हो, सुन सकते हो, ठीक है। और जो लोग यूट्यूब पे ही देख रहे हैं तो उन्हें अगर नोट्स वगैरह चाहिए तो टेलीग्राम चैनल है स्टडी मेड ईजी का, तो उस पे जाइए या फिर व्हाट्सएप करो 7997099236 पे फॉर लिंक ऑफ द चैनल। ओके, चलो, थैंक यू।